एक भ्रांति होती है कि ये राजनीति एक दलदल है, अगर इसमें फंस गए तो हम फंसते ही चले जाएंगे। ये तो हम करते हैं, लेकिन युवा कभी कभी जोश में होश खो बैठते हैं। तो इसलिए हमें जो हमारे सीनियर नेता हैं उनका भी हमको सहयोग लेना चाहिए। अपने ऊपर की विचार की बात है, अपनी सोच की बात है। ऐसा नहीं, राजनीति दलदल नहीं है। राजनीति नहीं करेगी तो इस देश के 10 महीने पहुंच जाते हैं। और ये नहीं देखा कि जब वहां से विदेश से लौट के आए तो कश्मीर न जाकर के बिहार में चुनाव करके चले गए। तो हम लोगों को इनसे बहुत सावधान रहना है, अफवाहों से बहुत सावधान रहना है। हमने देखा कि युद्ध हुआ, युद्ध में सेना हमारी लड़ी, आगे बढ़ती गई, पाकिस्तान को उन्हें तरबूज करने का काम किया, लेकिन श्रेय लेना चाहते हैं मोदी। मतलब विपक्षी पार्टी इस समय जो सत्ता में है जी, वो अफवाह फैलाने में बहुत माहिर है। उनको काम ही ये दिया जाता है कि आप जाकर के गांव जाए और दूसरी पार्टियों का दुष्प्रभाव प्रचार करें, दुष्प्रचार करें। अभी आप सर हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि सर आप राजनीति पर कैसे आए, राजनीति पर आने की आपकी प्रेरणा क्या थी? देखिए, हम लोग बहुत छोटे थे जब गांव में रहते थे। नमस्कार, जय बुंदेलखंड दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका बांदा पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं बांदा के कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित जी के पास में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बांदा पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर। सर, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि सर आप राजनीति पर कैसे आए, राजनीति पर आने की आपकी प्रेरणा क्या थी? देखिए, हम लोग बहुत छोटे थे जब गांव में रहते थे, तब वो हमारा परिवार कांग्रेस से जुड़ा था जी। अब उस समय पर यहाँ के कांग्रेस के नेता वो कहते थे चंद्रराज शर्मा विधायक भी थे, वो हमारे घर आते थे। तो हमारे घर में बड़े बड़े पोस्टर इंदिरा जी के, राजीव जी के लगे रहते थे। और इसके बाद जब हम बांदा आए तो बांदा में हमने छात्र राजनीति से शुरुआत की। उसी समय हमें हमारे एक साथी मिले, शैलेंद्र निगम की जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनसे हमको प्रेरणा मिली। उन्होंने हमें कहा कि आपको राजनीति में आना है, आपके अच्छे लोग, संगठित लोग, काफी आपकी टीम है। और उन्होंने हमें कांग्रेस में ज्वाइन करा दिया, जबकि वो कांग्रेस में वो नहीं थे। लेकिन हमको उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस की राजनीति करिए, और कांग्रेस से हमारा लगाव भी था शुरू से कि इस देश के स्वतंत्रता से लेकर अभी तक जब भी कांग्रेस ने ही बलिदान किया। और उस समय भी जो भी कार्य हुए थे वो कांग्रेस के द्वारा ही किए जा रहे थे, गरीबों के लिए, तमाम वंचितों के लिए, जो भी कुछ था। तो हमारा झुकाव कांग्रेस की तरफ था। उसी समय हमने कांग्रेस ज्वाइन की। जैसे कि आपने बताया कि आप शुरुआत में पहले छात्र राजनीति पर आए थे, तो सर छात्र राजनीति से और जिला अध्यक्ष बनने तक का आपका सफर जो था वो कैसा रहा? बताया कि छात्र राजनीति में मैं कांग्रेस से जुड़ गया। इसके बाद मुझको मेरे कार्य को देखते हुए मैं कांग्रेस के कार्यक्रम में जाता रहा। मुझको युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनाया गया। और हमारी इतनी मजबूत टीम थी कि हम लोग कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के कार्यक्रम के लिए, कांग्रेस की जो नीतियां थी, सिद्धांत, उसको आगे बढ़ाते गए। और हम लगभग 10 साल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कई प्रदेश अध्यक्ष बदले, लेकिन उन्होंने हमारे कार्य को देखते हुए हमको लगातार 10 साल तक कांग्रेस का जिला अध्यक्ष, युवा कांग्रेस का बनाया। इसके बाद यूथ कांग्रेस के बाद हमको जिले में महामंत्री बनाया गया। 2 साल हम महामंत्री रहे। इसके बाद सन 2013 में हमको कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया गया। सर, इन 10 सालों में सर काफी उतार चढ़ाव आए होंगे आपकी जिंदगी में? बिल्कुल, वो तो आते रहते रहे, लेकिन हम संघर्ष करते रहे, कांग्रेस के लिए लड़ते रहे। और हमारे जो सहयोगी हमको लगातार सपोर्ट करते रहे। और बड़ा अच्छा काम करने में अच्छा लगता था, क्योंकि जो काम करते उसका मूल्यांकन होता रहा। मैंने बताया कि 10 साल यूथ के बाद जब मैं 2 साल महामंत्री है, इसके बाद तत्काल मुझको जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। 2013 में बनाया गया। इसके बाद कुछ तमाम कठिनाइयाँ आती हैं, कुछ लोग खुश हुए, कुछ लोगों का हमसे ठीक नहीं पड़ा, कुछ लोगों को लगा, कुछ जो बड़े नेता थे उनको ऐसा लगा कि यार ये हमसे बड़ा नेता बन जाएगा। तो उन्होंने 1 साल के बाद हमको हटवा दिया, अपना पावर दिखा कि वो पावर में थे उस समय। हटाने के बाद फिर मैं 2014 में हटा दिया गया। इसके बाद 2019 में हमको प्रियंका गांधी जी ने दिल्ली में बुलाया। 8-10 लोगों को बुलाया था बांदा से,
उसमें उन्होंने सबसे बात की, हमसे भी बात की। वो हमसे इतना प्रभावित हुई कि प्रियंका जी ने हमें फिर से 2019 में जिलाध्यक्ष बना। तो सर जो 2014 से लेकर 2019 तक का सफर था आपका, जब आप पद से हट गए सर, उस बीच में आपको लगा नहीं कि यार मुझे पार्टी छोड़ देनी चाहिए? नहीं, पार्टी से उन्होंने हमको प्रदेश में सचिव बना दिया था। काम करते रहे हम, और हमारा एक ही उद्देश्य था पार्टी को मजबूत करना, पार्टी की प्रति वफादारी करना। और हम कभी सोचा नहीं, तमाम लोगों ने प्रयास किया कि हमारी पार्टी अन्य पार्टी वालों की आ जाए, हम आपको ये दे देंगे, इसका टिकट दे देंगे, विधायकी का दे देंगे, ब्लॉक के दे देंगे, लेकिन हमने कभी किसी के लुभावने में आए नहीं हम। और हम कांग्रेस में लगे रहे लगातार। इधर राहुल गांधी जी आ गई, प्रियंका जी आ गई, तो हम इतना इनसे प्रभावित रहे कि हम कांग्रेस की बातें में ही सोचते रहे, कांग्रेस में रहे आए। जब बताया ना 19 में बना दिए, प्रियंका जी ने बुला के, हम कई लोगों को बुलाए, लेकिन उनको मुझे फिर बना दिया। फिर 2021 में कोरोना, 20-21 में कोरोना काल आ गया, उसी समय कोरोना हो गया, तो फिर से हमको पार्टी से काम नहीं कर पाए, कुछ दिक्कतें आ गई कोरोना की वजह से, तो जिलाध्यक्ष बदल दिया। और अभी आपको? अब आपने देखा कि अभी फिर से मुझको 2 महीने पहले फिर से जिलाध्यक्ष बना दिया। तीसरी बार हमको जिलाध्यक्ष बना दिया, इसलिए बताया कि वहाँ कार्य का मूल्यांकन होता है और हम पार्टी से वफादारी से काम करते रहे। इस बीच 2021 के बाद 2022 में जब चुनाव हुए, तो प्रियंका जी ने हमारी पत्नी को बुला करके टिकट दिया। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा लगाते हुए विधानसभा का टिकट दिया। इसके बाद नगर पालिका का चुनाव आया, तो नगर पालिका में भी टिकट दिया और फिर जिलाध्यक्ष बना दिया। तो हम तो कांग्रेस के ऋणी हैं और सदैव कांग्रेस के लिए ही करते रहेंगे, आखिरी दम तक हम कांग्रेस में ही रहेंगे। तो सर आपके जिले के प्रमुख मुद्दे क्या हैं और आपकी पार्टी उन मुद्दों को हल करने के लिए क्या कर रही है? बुंदेलखंड का बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, खासकर बांदा। यहाँ पर बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। पलायन लोग यहाँ से करते, जितना युवा लोग सब पलायन करते हैं। पानी की भी बहुत बड़ी यहाँ समस्या है। हमारी कांग्रेस ने यहाँ पर जब सरकार रही तब उद्योग लगाने का काम किया। यहाँ पर कटाई मिल, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो कटाई मिल लगाई गई थी। और राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री बने तो बरगढ़ में ग्लास फैक्ट्री लगाया था उन्होंने। लेकिन जब दूसरी सरकार आई तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बजट न होने के कारण कटाई मिल बंद हो गई, ग्लास फैक्ट्री पूरी तरह से चालू ही नहीं हो पाई। और कांग्रेस का सदैव ये रहा है कि सभी धर्मों को लेकर चलेगा, हर वर्ग, हर जाति और गरीबों को, वंचितों को खास करके कांग्रेस ने सदैव महत्व दिया है। आज भी हमारे राहुल गांधी जी देख रहे हैं, गरीबों की, वंचितों की, ओबीसी की, एससी, आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी पैटर्न पर हम लोग यहाँ पर उसी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा हमने बता दिया आपसे कि बेरोजगारी का। निश्चित हमारी सरकार जब भी बनेगी तो बुंदेलखंड में और खासकर बांदा के लिए उद्योग लगाए जाएंगे। तो सर आपने कहा कि यहाँ से पलायन ज़्यादा हो रहा है, तो पलायन रोकने के लिए, नियंत्रण करने के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पर उद्योग स्थापित करना चाहिए, फैक्ट्रियाँ लगाना चाहिए, जिससे जो हमारे लोग, गांव भर के लोग बाहर जा रहे हैं, सूरत जा रहे हैं, बम्बई जा रहे हैं काम करने, उनको बाहर क्यों जाना पड़ेगा जब यहीं काम मिलेगा। जब यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं है, देखिए इस समय केंद्र में भी भाजपा की गवर्नमेंट है, प्रदेश में भी भाजपा की गवर्नमेंट है, और एक भी उद्योग धंधा ऐसा नहीं है जिससे कि लोग वहाँ पे काम कर सके। जब काम ही नहीं है तो लोग क्या करें, मजबूरी में मरेंगे, भूखे मरेंगे। इससे अच्छा है कि बाहर जाके काम करें। पलायन को रोक ही नहीं पा रहे हैं। सर एक क्वेश्चन है, बुंदेलखंड अलग राज्य, ये बहुत ज़्यादा चर्चा पर चल रहा है, तो आपके नजरिए से अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? देखिए, छोटे छोटे राज्य बन जाने से उनका विकास बहुत होता है। हमारी ये व्यक्तिगत राय है कि इसको बुंदेलखंड राज्य बना देना चाहिए। बहुत खनिज संपदा है खासकर बुंदेलखंड में, और यदि अलग राज्य बना दिया जाएगा तो यहाँ के लोगों को बहुत व्यवसाय मिलेगा, गरीबी दूर होगी। तो सर जैसे कि आप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, तो सर मतलब कि जिले के और संगठन मजबूत करने के लिए आप मतलब कि कैसे कदम उठा रहे हैं कि संगठन मजबूत हो? बहुत अच्छी बात आपने पूछी। हम सब लोग सदैव, जब भी हम कांग्रेस के अध्यक्ष या किसी पद में रहे या न रहे, सदैव हमने कार्यकर्ताओं से जुड़ने का काम किया। इस बार हमको हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में राहुल गांधी जी ने संगठन सृजन अभियान
के तहत एक कार्य दिया गया है जिसमें हमको गांव गांव जाना है और लोगों से मिलना है। जो हमारे पुराने लोग थे, सभी लोग पहले कांग्रेस थे, यहाँ पर सभी सीटें विधानसभा की कांग्रेस जीती थी, लोकसभा में भी कांग्रेस जीती थी। एकदम से परिवर्तन क्यों आया, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। उस पर तो न जाते थे, सब यही कह रहे हैं कि जो हम लोगों से दूर हो गए थे उनको हम सदैव जाते रहे, मनाते रहे। जब भी आज भी हम बैठ करके कोई काम नहीं करते कि जाके कार्यालय में बैठ जाएं और उनसे मोबाइल से व्हाट्सएप से कांग्रेस को चलाएं। हम लोग जमीन पे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों में उत्साह है। और राहुल जी ने कहा है कि बड़े लोगों का सम्मान करिए और नए लोगों को जोड़िए। उसी तर्ज पर हम सभी नवयुवकों को जोड़ रहे हैं और युवाओं का राहुल जी से प्रेरणा लेते हुए युवा लोग, बहुत से लोग कांग्रेस में जुड़ रहे हैं। और हम लोग को बड़ा उत्साह बढ़ता है जब हम किसी गांव जाते हैं तो बहुत से लोग, जितने भी युवा साथी हैं और पुराने लोग तो कहते हैं कि हमने देखा, इंद्र जी का काम देखा है, राजू जी का काम देखा है, तो वो इतने प्रभावित होते हैं कि जब भी जहाँ जहाँ जाते हैं वो लोग सब लोग कांग्रेस के लिए समर्थन देते हैं। और निश्चित है इस बार आने वाले समय में कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ खड़ी होगी। तो सर, बूथ स्तर पर आपने अपना संगठन मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? मैं आपसे बताने कि संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत सबसे पहले हमको अपना ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त करना। ब्लॉक अध्यक्ष के बाद हम मंडल अध्यक्ष नियुक्त, मंडल अध्यक्ष के बाद न्याय पंचायत अध्यक्ष, न्याय पंचायत के अध्यक्ष ग्राम पंचायत अध्यक्ष, और ग्राम पंचायत के बाद हम बूथ स्तर पर BLA1 BLA2 की नियुक्त करेंगे। एक सिस्टम के तहत इस बार पूरा काम चल रहा है। अब कोई हवाबाजी सिर्फ जमीनी पर भी काम किया जा रहा है, जो भी काम, और हर 15 दिन में मॉनिटरिंग होती है ऊपर से कि क्या किया क्या नहीं किया। इसकी एक एक खबर राहुल जी के पास जा रही है और पूरा काम स्वयं राहुल गांधी जी संभालेंगे। तो निश्चित है कि इस बार जो होता है वो नहीं होगा, बिल्कुल पक्का काम होगा और बूथ स्तर पर कांग्रेस खड़ी होगी। सर, आपको नहीं लगता कि जो अध्यक्ष बन रहे हैं, मतलब कि वो अगर अध्यक्ष युवा अध्यक्ष बनेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा? बिल्कुल, लेकिन युवा के साथ साथ हमको अपने वरिष्ठ लोगों का भी संरक्षण चाहिए। युवा में जोश है, युवा बनने चाहिए, अच्छी बात है, युवा काम करते हैं, लेकिन युवा कभी कभी जोश में होश खो बैठते हैं। तो इसलिए हमें जो हमारे सीनियर नेता हैं उनका भी हमको सहयोग लेना चाहिए। कोई भी बात है, कोई कहीं भी संगठन में हम लोग जाते भी हैं तो पहले उन्हीं से मिलते हैं, फिर उनके मार्गदर्शन पे हम लोग काम करते हैं। तो सर, आगामी चुनाव को लेकर के आपकी रणनीति क्या है? कैसा आप क्या करेंगे? देखिए, ये तो अपने हाईकमान का जो आदेश होगा। हमारा काम करना है संगठन को मजबूत करना। हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं पूरे जिले में। सभी हमारी 4 विधानसभाएं आती हैं, चारों विधानसभा में हम बिल्कुल मतलब डोर टू डोर जा करके लोगों से मिल करके अपनी कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। कौन चुनाव लड़ेगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये तो हमारे प्रदेश के नेता और राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी का जो निर्देश होगा। तो सर, विपक्ष पार्टी के मुकाबले आपकी पार्टी को मतलब कि कितना अधिक काम करना होगा कि आप उनसे बेटर रहें? देखिए, विपक्षी पार्टी इस समय जो सत्ता में है जी, वो अफवाह फैलाने में बहुत माहिर है। उनको काम ही ये दिया जाता है कि आप जाकर के गांव गांव जाए और दूसरी पार्टियों का दुष्प्रचार करें। अभी आपने देखा कि युद्ध हुआ, युद्ध में सेना हमारी लड़ी, आगे बढ़ती गई, पाकिस्तान को उन्हें तरबूज करने का काम किया, लेकिन श्रेय लेना चाहते हैं मोदी। मिलिट्री की 10 पहन पहुंच जाते हैं और ये नहीं देखा कि जब वहां से विदेश से लौट के आए तो कश्मीर न जाकर के बिहार में चुनाव करने चले गए। तो हम लोगों को इनसे बहुत सावधान रहना है, अफवाहों से बहुत सावधान रहना है। हम और खासकर इस सांप्रदायिकता का बढ़ावा देते हैं, उस पर हम लोग, हमारी पार्टी सबसे ज्यादा फोकस करती है कि हम सब लोग भाई भाई हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं, सभी वर्गों का सम्मान है कांग्रेस में और सभी धर्मों का सम्मान है। उसको बनाए रखने के लिए इन विपक्षियों से हमको बहुत ताकत से ही लड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग हर जगह पर तोड़ फोड़ करना जानते हैं, उससे हमें बहुत सावधान है जी। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो गठबंधन की राजनीति होती है तो सर क्या ये जिले स्तर पर भी मतलब असर डालती है अपना? बिल्कुल, जब गठबंधन होता है
तो प्रदेश से लेकर देश से लेकर हर जगह जिले में भी वही अंतर आता है, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ता है। जब गठबंधन हो जाता है, किसी से समझौता हो जाता है जिस पार्टी से, तो निश्चित है हर जिले में उसका, हर गांव में, हर जगह उसका प्रभाव पड़ता है। तो सर, भाजपा के एक नेता हैं एमपी के मनोहर लाल ठाकर जी, उनका एक बहुत ही अश्लील वीडियो वायरल हुआ है इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। सर, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप सोशल मीडिया में भी देखते हैं, अखबारों में भी देखते हैं कि ठाकर के बारे में क्या क्या निकल रहा है। उसका ऐसा कृत्य किया है, बड़ा ही निंदनीय कृत्य है। और इस तरह के लोगों को चाहे जिस पार्टी में हो, ऐसे लोगों की निंदा करनी चाहिए और उनको कभी भी किसी पार्टी में सदस्य नहीं बनाना चाहिए। जबकि आपने देखा कि अभी वहाँ पर हमारे कांग्रेस के लोग गए थे, उनको गंगा जल से वहाँ धुलाई भी की है, और लेकिन इससे कोई उनको फर्क नहीं पड़ा। ये भाजपा का चरित्र है। इनके तमाम नेता इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तमाम वीडियोज आ रहे हैं, तो बड़ा बुरा हाल है इस समय। तो सर, आप अपने नेतृत्व में किन मूल्यों को सबसे अहम मानते हैं? सबसे अहम तो हमारा ये सबसे भाईचारा मिलकर, सब जितने भी वर्ग, धर्म, समुदाय के लोग हैं, सबको साथ में लेकर के काम करना, और जो भी दिक्कतें हैं, पानी, बिजली, अन्य समस्याएं, लोकल की समस्याएं, किसानों की समस्याएं, उन सबको निराकरण करना हमारा काम है जी। जहाँ भी जो भी दिक्कत आती है वहाँ हम लोग पहुँच करके जिला स्तर पर अपने जिलाधिकारी से, पुलिस अधीक्षक जी से, जो जिस स्तर के काम हैं उनसे मिल करके पूरा उसको निराकरण कराते हैं। हमारा सबसे पहले यही। तो सर, राजनीति में ईमानदारी से काम करना, लेकिन आपके नजरिए से क्या लगता है कि ईमानदारी से काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्यों नहीं, राजनीति में सब लोग ईमानदारी से काम करते हैं। इसके पहले आप देखते रहे, जब भी सांसद विधायक जो भी रहे, आज भी उनकी हालत देख लीजिए, चाहे बांदा की जमुना प्रसाद बोस रहे हैं, उससे प्रकाश शर्मा रहे हैं, ये लोग ऐसे विधायक हैं, शिवकुमार भाई रहे, रामेश्वर भाई रहे, ये लोग भी ईमानदारी से काम किया है। लेकिन आज की तारीख में अब तो ऐसा है कि एक आदमी प्रधान बन जाता है और 5 साल में वो जो 1000पति नहीं होता वो करोड़पति बन जाता है। लेकिन यही जनता के लिए बहुत ही वो है कि भ्रांति रहती है दिमाग में कि अब ये मतलब कि जेब भरने का काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता देख रही है, समझ रही है कि कल तक हमारे पास कुछ नहीं था, और ये बहुत गंदी राजनीति है, इस पर रोक लगनी चाहिए। हम भी सहमत हैं कि नेता बना, किसी पद को पाया कि समझ लीजिए बड़ा आदमी बन गए। तो सर, जातिगत जनगणना में आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? देखिए, हमने पहले बताया कि हमारी जातिगत जनगणना को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और विपक्ष के नेता सांसद राहुल गांधी जी संसद में खड़े होकर के इस बात की मांग करते रहे कि जातिगत जनगणना कराई जाए। सरकार इस पर तैयार नहीं, लेकिन अंततः सरकार को झुकना पड़ा और वो जातिगत जनगणना के लिए तैयार हो गई है। जातिगत जनगणना होने से कि जिनको उसका लाभ नहीं मिल रहा था उनको लाभ मिलने लगेगा। तमाम लोग वंचित थे, उनको जो इसके पात्र थे उनको ये लाभ नहीं मिल पा रहा, इसलिए जातिगत जनगणना होना बहुत आवश्यक है। सर, हमारा अगला क्वेश्चन आपसे मतलब पर्सनल है कि अगर आप राजनीति पर नहीं होते तो मतलब कि आप किस क्षेत्र में होते, क्या कर रहे होते? हम लोग किसान के बेटे हैं, हमारे पिता किसानी करते थे, हम लोग भी किसानी ही कर रहे थे। लेकिन एक ड्रीम होता है जॉब करने का, तो कुछ ऐसा आपका सपना था? सपना क्या, हम लोग शुरू से बांदा में आगे पढ़े, गांव में रहते थे, बांदा में आगे पढ़े, ये थे कि नौकरी वोकरी करेंगे, कोई कहीं पुलिस की या कुछ भी मिल जाएगा, लेकिन वो मिली नहीं। तो अपना रुझान ये था कि जब नहीं कुछ होगा तो कृषि तरफ या कोई व्यापार छोटा मोटा कर लेंगे, लेकिन किसानी का काम देखते देखते राजनीति के क्षेत्र में आ गए, तो राजनीति करने। सब लेकिन युवाओं को राजनीति में आने से मतलब क्या होगा, उनकी अहम भूमिका क्या रहेगी? देखिए, युवाओं को राजनीति में नहीं आएंगे तो कौन आएगा? युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, और युवा ही इस देश का भविष्य है। जब तक युवा नहीं आएगा तब तक ये देश हमारा ठीक से चल नहीं पाएगा। तो मैं तो यही से सभी युवाओं से अनुरोध करूंगा कि अपना काम करें। काम बहुत जरूरी है, व्यापार भी जरूरी है, नौकरी भी जरूरी है, उसके साथ साथ
राजनीति के क्षेत्र में दखलंदाजी भी बहुत आवश्यकता है। जब तक युवा नहीं आगे आएगा तब तक इस देश का विकास संभव नहीं है। नहीं, काफी लोगों के दिमाग में एक भ्रांति होती है कि ये राजनीति एक दलदल है, अगर इसमें फंस गए तो हम फंसते ही चले जाएंगे। ये तो अपने ऊपर की विचार की बात है, अपनी सोच की बात है। ऐसा नहीं, राजनीति दलदल नहीं है। राजनीति नहीं करेंगे तो इस देख रहे हैं लोकतांत्रिक देश है, इसमें सबको सब कुछ करने का अधिकार है। और खासकर युवाओं को हम इसलिए कहेंगे कि इसमें आगे आए और ये न सोचें कि दलदल, जब तक वो लोग नहीं आएंगे तब तक साफ सुथरी स्वच्छ राजनीति नहीं। तो सर, आपके अनुसार एक अच्छे नेता में क्या गुण होने चाहिए? देखिए, हम आज की तारीख में राहुल गांधी से अच्छे नेता के सूत्र। अच्छे नेता के गुण यही सच्ची, ईमानदारी और झूठ न बोलना, जो बात कहें उसको करना। राहुल गांधी जी कभी झूठ नहीं बोलते, दिल से इतने सच्चे कि आप देखते हैं चाहे जितना गरीब हो चाहे कुछ जैसे हो जमीन में बैठ जाएंगे। आपने अभी तक ऐसे नेता को नहीं देखा होगा इतने बड़े परिवार से, जिनके यहाँ लगातार प्रधानमंत्री रहे, पिताजी प्रधानमंत्री रहे, दादी प्रधानमंत्री रहे, दादाजी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इसके बावजूद भी उनके इतनी सरलता है, किसी बात का घमंड नहीं है। तो राजनीति में घमंड का कोई जगह नहीं है। जो जमीन में बैठे निम्न वर्गीय लोगों के साथ बैठे उठे, ऐसे लोगों को राजनीति में होना चाहिए। तो उसमें हमारे राहुल गांधी जी खड़े उतरते हैं और हम लोग उन्हीं को लाइक करते हैं। दोस्तों, अब वीडियो को समाप्त करते हैं। और दोस्तों, अगर आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं सर का, तो आपके अगर कोई भी क्वेश्चन है सर से लेकर के, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय बुंदेलखंड।